वर्क अमेंडमेंट बिल 2025 ये वार है तमाम रिलीजन पर। अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल लाया गया, इस बिल से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होने वाला है, मुसलमानों के कब्रिस्तान को, मुसलमानों की मस्जिद को, मुसलमानों के धार्मिक रिलीजन को, मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को उनसे छीनी जाएगी, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भारत में इन मसलूमों ने जातिवाद को इस तरह से चरम पर पहुंचा दिया है कि अपने गिरते हुए खाई में नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर वो किस तरह से खाई में गिरते जा रहे हैं और किस तरह से उन्हें मसलूमों लोग ने खा कर खोखला कर दिया दीमक की तरह। लेकिन आपको अपनी बुराई नहीं दिख रही। ये लोग वार मुसलमानों पर कर आपको बदनाम कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये लगता है वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शुरू मुसलमान से की गई है और खत्म किन रिलीजन पर होगा ये कोई नहीं जानता। अब आज बारी मुसलमानों की आई, अब हिंदुओं की भी आने वाली है, इन पर जैन की भी आने वाली है, इन पर पारसी की भी आने वाली है, इन पर क्रिश्चियनों की भी आने वाली है। इधर धीरे धीरे कर भारत में अब तमाम रिलीजन पर अटैक किया जाएगा और उनकी जो धार्मिक संपत्ति हो, उनकी धार्मिक संपत्ति को उनसे छीनी जाएगी। ये एक ऐसी सरकार जो कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करती है, लोगों को किस तरह से रोजगार पहुंचाए इस पर कभी बात नहीं करती, लोगों को कितने रोजगार प्रोवाइड करवाने इस पर कभी बात नहीं करती। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि अपनी नाकामयाबी को नहीं दिखा रही है और अपने नाकामयाबी को जनता तक आने नहीं दे रही है और जनता से सच को छुपा कर रख रही है। इसलिए वो धार्मिक स्थानों पर अटैक करती है और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की कोशिश करती है, ताकि जब तक हिंदू मुस्लिम आपस में बढ़ते हुए रहेंगे हमारी कुर्सी चलते हुए रहेंगे, और जब हमारी कुर्सी चलेगी तो हमारी पॉलिटिकल रोटी सिकाती रहेगी, जब हमारी पॉलिटिकल रोटी सिकाती रहेगी तो हम अपने पेटों को भरते रहेंगे और उन्हें ये लग रहा है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कि दूसरे को संपत्ति को हड़प कर अपने धर्मों में मिलाया जाए और उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। सनातन धर्म ये कभी आज्ञा देती ही नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ ऐसे ठेकेदार आ चुके हैं जो धर्म की रक्षा करने चलते हैं, जिनकी खुद रक्षा के लिए फोर्स लगे होते हैं और वो धर्म की रक्षा करने और सिर्फ हमारे इंडिया में दंगा को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जब तक ये दंगा को बढ़ावा देंगे तो इनसे इनकी पॉलिटिकल रोटियां सिकाती रहेगी और जब तक इनकी पॉलिटिकल रोटियां सिकाती हुई रहेगी तो ये लोगों को डिवाइड एंड रूल के सेक्शन पर लाकर और अपने भारतवर्ष पर पूरे राज करते हुए रहेंगे। क्या आज तक आपने ये देखा कि ये पार्टी कभी रोजगार पर बात की हो? क्या आपने कभी ये देखा कि ये पार्टी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की हो? क्या आपने कभी ये देखा कि ये पार्टी कभी डेवलपमेंट पर बात की हो? क्या आपने कभी ये देखा कि हाँ ये पार्टी कभी भी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए बात की हो? अगर आप इन तमाम सवाल के जवाब देखने जाएंगे तो इन तमाम सवाल का जवाब आपको नहीं में मिलेगा। आज भारत में कम से कम 20 स्टेट्स में इनकी सरकारें हैं। इन तमाम 20 स्टेट्स में क्या इन्होंने कभी डेवलपमेंट के काम किए? लेकिन आप जहाँ भी अब देखेंगे हर जगह हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है। क्या आपने कभी उन्हें भगवा झंडा लेकर लड़ाते हुए देखा? क्या उन्हें धर्म की अपनी चिंता नहीं है? क्या वो धर्म को अपने बचाना नहीं चाहते? क्या वो धर्म को अपने चरम पर पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहते? लेकिन करेंगे कौन? हम जैसे लोग, कि हमें सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा, धर्म के नाम पर लड़ाकर हमें यूज किया जाएगा। जब हमसे काम निकल जाएंगे तो फिर वो हमें भी छोड़, ताकि कब समझ में आएगी हम लोगों को ये बात। उनके बेटे उनके पोते लंदनों में पढ़ाई करते हैं, लंदनों में रहते हैं, लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हमें सिर्फ वही 2 वक्त की रोटी और हिंदू मुस्लिम में लड़वा कर ये हिंदू गलत तो यहाँ पे मुस्लिम गलत, यहाँ पे क्रिश्चियन गलत, यहाँ पर सिख। आज सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पर अटैक किया गया, कल होकर सिख की धर्म संपत्ति पर अटैक किया जाएगा, कल होकर जैन की संपत्ति पर अटैक किया जाएगा, कल होकर बौद्ध की संपत्ति पर अटैक किया जाएगा, कल होकर हिंदुत्व की संपत्ति पर अटैक किया जाएगा और कहेंगे ये कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अपनी रक्षा खुद करने के लिए फोर्स तैनात करके रहते हैं और ये धर्म की रक्षा करने के लिए निकले। अध्ययन शास्त्री ये कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो एक गाँव पर शुरुआत करें। एक नई व्यवस्था हमने प्रारंभ की, चूंकि हमने पूर्ववत कहा था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू राज्य बनाइए, हिंदू राज्यों को बनाने के लिए पहले हिंदू जिले बनाइए, हिंदू जिलों को बनाने के लिए पहले हिंदू गांव बनाइए। एक नया सुव्यवस्थित ढंग से हमने हिंदू ग्राम बनाने का संकल्प लिया, जिसमें 1000 भवन निर्माण होंगे, जिसमें भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति दे रही। आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वैसा कर रहे हैं? वो रियल एस्टेट्स का बिजनेस कर रहे हैं। आखिर कब आपकी दिमाग खुलेगी? आखिर कब आपकी मस्तिष्क काम करेगी कि आपको धार्मिक चीजों से यूज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, और आपको लड़ाया जा रहा है। जिन जिन स्टेट्स में इनके सरकार है, आप वहाँ के तमाम रिपोर्ट्स को अगर देखेंगे तो हर जगह हिंदू मुस्लिम के दंगा ही हो रहे हैं, क्योंकि उनका रोजगार ही वही है, उनकी ड्यूटी ही वही है। अगर वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं करवाएंगे उनकी रोटियां नहीं सिखाएंगे, और जब उनकी रोटियां नहीं सिखाएंगे तो उनके घर नहीं चलेंगे, जब उनके घर नहीं चलेंगे तो वो लोग भूखे मर जाएंगे और लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए उनकी ये मजबूरी को हिंदू मुस्लिम में लड़वाएंगे ही लड़वाएंगे। तो हमें अपने मकसद का यूज करना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, क्या हमें इनके बातों में आना है, क्या हमें अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ना है, या हमें अपने देश को लेकर आगे बढ़ना है, हमें देश का नाम रोशन करना है। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe.
but they all understand. They're ripping us off and they understood it. अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ बढ़ाया तो चाइना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया पे बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। कनाडा पे बढ़ाया, कनाडा ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री का ये कहा जाता है कि वो 56 इंच का सीना रखते हैं, तो अगर उनके पास 56 इंच की सीना है तो उन्होंने क्यों मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया? आपको वो स्पीच याद होगा कि माय फ्रेंड्स इंडिया फ्रेंड, कि जो मेरा दोस्त है वो इंडिया का दोस्त है। अ ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आपने ये स्पीच भारत के प्रधानमंत्री का जरूर सुना हो। फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message. मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, मैं अपने प्रिपरेशंस के हिसाब से बता दूं, हमें अपने जो जिस एग्जाम्स के लेवल तैयारी कर रहा हूँ उस एग्जाम्स के लेवल से बता दूं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन। जो हमारे देश के लिए बढ़िया वो हमारे लिए बढ़िया। तो माई फ्रेंड्स इंडिया नॉट फ्रेंड। जो हमारा दोस्त है वो इंडिया का दोस्त नहीं हो सकता। अगर हमारे इंडिया के लिए बढ़िया है तो वो हमारे इंडिया का दोस्त हो सकता है, लेकिन जो हमारे लिए बढ़िया है, जो हमारे पर्सनल के लिए बढ़िया वो इंडिया के लिए बढ़िया नहीं हो सकता। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर आज हमारे साथ रशिया सही कर रहा है तो रशिया हमारे लिए अच्छा है, हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। इवन थॉट हमारे लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन हमारे कंट्री के लिए अच्छा है वो। अगर आज हमारे साथ ईरान अच्छा करे तो हमारे लिए वो अच्छा है। अगर आज हमारे साथ सऊदी अरब अच्छा करे तो हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन हम उसे पर्सनल व्यक्तिगत ले लें, फिर ये हमारी गलत है कि हम पर्सनल व्यक्तिगत इंटरनेशनल रिलेशन में किसी को ले ही नहीं सकते। उन्होंने 26% टैरिफ हमारी कंट्री को लगा दी। क्या भारत के प्रधानमंत्री जिनकी 56 इंच की सीना है, क्या उन्हें उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं देना चाहिए था? चाइना किस तरह से दिया, कनाडा किस तरह से दिया, ऑस्ट्रेलिया किस तरह से दिया? ये सवाल खड़े नहीं हो रहे। क्या भारत के प्रधानमंत्री को इन पर सोचने की जरूरत नहीं है? क्या भारत के विदेश मंत्री को इन पर सोचने की जरूरत नहीं है? क्या भारत के होम मिनिस्टर को इन पर सोचने की जरूरत नहीं है? आखिर क्या करे कि इंडिया का रुपया गिरता जा रहा है, लेकिन इन पर कोई जवाब नहीं दे रहा, इन पर किसी तरह का क्वेश्चन खड़े नहीं है। आखिर भारत के लोगों को कब तक हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जाएगा? और वक्फ अमेंडमेंट बिल के लाने का सिर्फ एक ही मकसद, वो मुकेश अंबानी का घर। अगर मुकेश अंबानी का घर नहीं होता तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आता ही नहीं। उनका जो बिल्डिंग है, उनका जो घर है परेड रोड मुंबई में, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। अब वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है तो लोग उससे डिमांड करेंगे कि हमें हमारे अंदर में चाहिए, वो कम्युनिटी हमारी जमीन तो हमारे अंदर में आनी चाहिए। तो इनसे उन्हें खलबली मचेगी। वो सोचते कि वक्फ बोर्ड लाके जब मुसलमानों की संपत्ति को छीन लें, जब मुसलमान की संपत्ति को छीन लेंगे, जब मुसलमान के धार्मिक स्थानों को हम छीन लेंगे, तो फिर मुकेश अंबानी के घर की बात ही नहीं उठेगी। जब घर की बात नहीं उठेगी तो उनकी जमीन उनके पास। आखिर भारत की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है, हम वोट बैंक के काम पर इसलिए हमें यूज किया जा रहा है। आपने कभी देखा कि भारत में किसी स्टूडेंट्स को लेकर कोई बात की गई? क्योंकि भारत के स्टूडेंट वोट बैंक का काम नहीं करती है, इसलिए उस पर लेकर कोई बहस नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर वोट बैंक की काम नहीं करती, डेवलपमेंट वोट बैंक की काम नहीं करती, इंफ्रास्ट्रक्चर वोट बैंक की काम नहीं करती, स्टूडेंट्स वोट बैंक की काम नहीं करती। जो वोट बैंक का काम नहीं करेगी तो कोई भी लीडर ध्यान क्यों दे? लेकिन भारत में रिलीजन वोट बैंक का काम करती है। आप रिलीजन के नाम पर वोट मांग सकते हैं, तो उसी चीज का गलत यूज किया जा रहा है। अब ये भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अपनी आंखें खोले, अपनी मस्तिष्क का यूज करें कि हमें वोट बैंकिंग के नाम पर यूज किया जा रहा है और हमारा गलत यूजेस कर और हमारा पॉलिटिकल फायदा उठाया जा रहा है। जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, बिहार के पटना में देखे लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखे लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में देखे लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं और अब लोग ये बता रहे हैं कि कोई फॉरेनर कंट्री से सपोर्ट कर रहा है। मुसलमान किसी के भरोसे भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है। जो मुसलमान को लड़ाई लड़ना आता है वो खुद अपने भरोसे ही लड़ता है। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है, आने वाले जनरेशन के लिए खतरा है। जितने भी हमारे भारत में रिलीजन है उन सभी रिलीजन को इन चीजों से खतरा है। आज मुसलमानों पर अटैक की गई है, कल आप पर अटैक की जाएगी। जब आपकी छीन जाएगी फिर आपको ये पता चला कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आखिर आई क्यों थी। अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। भारत में जितने भी रिलीजन के लोग हैं, जो जिन जिन धर्मों को मानने के लोग हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वक्फ अमेंडमेंट बिल को कैंसिल कराई जाए। बिहार के डिप्टी सीएम का ये कहना है कि पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है।
और संसद से बिल पास होने के बावजूद जो इस बिल को नहीं मानेगा, जो इस एक्ट को नहीं मानेगा और संविधान लेकर चलेगा, ऐसे लोगों को जेल में डाल। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जो कानून नहीं मानेगा, संविधान की किताब लेकर चलेगा, विधेयक संसद से पास होने के बावजूद इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, वह राज्यद्रोही है। ऐसे लोगों को जेल में डालो। ये स्पीच बिहार के डिप्टी सीएम। क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की स्पीच देना सही है? क्या आर्टिकल 14 उन्हें ये फ्रीडम नहीं देता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या कानून के आगे सब बराबर नहीं है? क्या आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देती? क्या आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट नहीं देता? उनसे सबसे पहले फंडामेंटल राइट ही छीनी जा रही है। जब उनसे फंडामेंटल राइट ही छीनी जाएगी तो आखिर उनका फिर राइट बचेगा ही क्या? तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर हम लोग देखें तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो भारत के नागरिकों के लिए। जब उनसे फंडामेंटल राइट ही छीन लिए जाएंगे तो फिर भारत के लोगों का अधिकार ही क्या रह जाएगा? उनके पास फिर कोई अधिकार ही नहीं रहेंगे। तो हम लोगों को इन पर सोचने की जरूरत है, इन पर विचार करने की जरूरत है। अभी क्या रहा इन तमाम खबरों पर अपने टैग कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।